दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान की 10 बड़ी और जरूरी खबरें जो आपको रखेंगे हमेशा अपडेटेड। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले कॉलेजों के प्रवेश द्वार रंगने पर कांग्रेस ने किया विरोध। भगवाकरण का आरोप। मित्रों, राजस्थान सरकार ने सरकारी कॉलेजों के प्रवेश द्वारों को एशियन पेंट्स के व्हाइट, गोल्ड और ऑरेंज ब्राउन रंग से सजाने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों में सकारात्मक वातावरण बनाना है। हालांकि कांग्रेस और एनएसयूआई ने इस फैसले का विरोध किया है, आरोप लगाते हुए कहा कि यह शिक्षा का भगवाकरण है और सरकार को शैक्षिक सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने सुझाव दिया कि योजना में खर्च की गई राशि को बुनियादी ढांचे और अन्य शैक्षिक समस्याओं के समाधान में लगाना चाहिए। माउंट आबू में भूकंप के झटके, कोई नुकसान नहीं दोस्तों। माउंट आबू के मुख्य बाजार नक्की झील, ढूंढाई और देलवाड़ा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि भूकंप में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों के आपस में टकराने से आता है, जिससे ऊर्जा निकलकर कंपन के रूप में फैलती है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहा जाता है जहां चट्टानें टूटती हैं और इसकी तरंगें आसपास के इलाकों में महसूस होती हैं। सीबीएसई की कार्रवाई से प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप, डमी एडमिशन के खिलाफ जांच तेज दोस्तों। राजस्थान के कोटा और सीकर में 5 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होने के बाद डमी एडमिशन के मामले सामने आए हैं। सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान में स्कूलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन स्कूलों में छात्रों से डमी एडमिशन के नाम पर 2 गुना शुल्क लिया जाता है और उन्हें केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल के दौरान बुलाया जाता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यदि अन्य स्कूलों में भी डमी एडमिशन हो रहे हैं तो सीबीएसई नियमों के तहत जांच की जाएगी। सीएम शर्मा का विवादित बयान, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कहा संभव नहीं। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के कांग्रेस के विरोध की आलोचना करते हुए विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना संभव नहीं, जबकि केंद्र सरकार इसे पहले ही हटा चुकी है। इस बयान ने कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद को और बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता का आरोप भी लगाया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में कन्हैया लाल हत्याकांड पर कांग्रेस की लापरवाही की आलोचना की। झुंझुनू सहित 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जो राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। 12 तक सड़क चौड़ीकरण, 88 करोड़ का खर्च। दोस्तों, राजस्थान में अलवर से नटनी का 12 तक 14 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस सड़क का चौड़ीकरण 10 मीटर तक होगा, जिससे वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। इस पर 88 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें भूमि अधिग्रहण और मुआवजा शामिल है। निर्माण 20 नवंबर के बाद शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा थानागाजी से मुंडावर मोड़ का भी चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे जयपुर पहुंचने की दूरी कम होगी। इसके साथ ही सरिस्का में एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जो सड़क यातायात को और सुगम बनाएगा। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। दोस्तों, झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव की घमासान शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुल्ताना में सभा आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए सरकार की योजनाओं की चर्चा की। वहीं कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने ताकत झोंकते हुए कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। राजस्थान में जल्द शुरू होगी अमृत भारत ट्रेन। जोधपुर, गोरखपुर और अजमेर रांची रूट पर चलेगी। दोस्तों, भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन के बाद अब अमृत भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में 26 रूटों पर अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्लान है, जिनमें राजस्थान के जोधपुर से गोरखपुर और अजमेर से रांची वाया जयपुर रूट शामिल हैं। यह ट्रेन पूरी तरह नॉन एसी होगी, जिसमें अधिकतम 22 कोच हो सकते हैं। रेलवे इस समय मार्ग की उपलब्धता और शेड्यूल पर निगरानी कर रहा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एनडीटीवी के रिपोर्टिंग के बाद वाइस प्रिंसिपल के प्रमोशन का रास्ता साफ, 5000 को मिलेगा लाभ। दोस्तों, राजस्थान में वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन के लिए शिक्षा विभाग ने अस्थायी सूची जारी कर दी है। 14 नवंबर तक वाइस प्रिंसिपल आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद स्थायी सूची जारी की जाएगी। 2023 से 24 की डीपीसी में लगभग 5000 वाइस प्रिंसिपल को प्रमोशन मिलेगा। वाइस प्रिंसिपल के पद पर 3 साल के अनुभव के बावजूद सरकार ने अनुभव में छूट का प्रावधान किया है। यह कदम एनडीटीवी द्वारा मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद लिया गया।
विपिन जैन ने एनडीटीवी का धन्यवाद किया और कहा कि इसका फायदा स्कूलों को मिलेगा। 5% ब्याज अनुदान। दोस्तों, राज्य में कृषि और अकृषि ऋण चुकाने वाले किसानों को अब 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। सहकारिता। राज्य मंत्री ने बताया कि उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। सहकार किसान कल्याण योजना के तहत 10 लाख रुपए का कृषि ऋण लेने पर किसानों को 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिससे उन्हें कम ब्याज चुकाना होगा। इस योजना के लिए 39 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पुष्कर मेले में बढ़ी विदेशी पर्यटकों की संख्या। 51 ऊंटों की रैली से हुआ आगाज। दोस्तों, अजमेर जिले के पुष्कर में शनिवार को गोपाष्टमी से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय पशु मेला 15 नवंबर तक चलेगा। इस बार करीब 4500 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक हैं। मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया। पहली बार 51 ऊंटों की रैली निकाली गई और ब्रह्मा मंदिर में क्लासिकल म्यूजिक का आयोजन हुआ। इस वर्ष मेले में 5000 से अधिक पशु शामिल हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए टेंट सिटी बसाई गई है। मेले में पारंपरिक नृत्य, संगीत, खेल प्रतियोगिताएं और भजन गायन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। बीकानेर में निवेश समिट से 14,032 को रोजगार के अवसर। सोलर क्षेत्र में होगा सबसे बड़ा निवेश। दोस्तों, बीकानेर में आयोजित निवेश समिट से 14,030 लोगों को प्रत्यक्ष और 4,839 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोलर, वूलन, सेरेमिक, पर्यटन और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं। सोलर क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निवेश होगा। 115 एमओयू में से 91 नए प्रोजेक्ट्स हैं। निवेश समिट के दौरान एग्रो, बायोफ्यूल, हेल्थ केयर और टूरिज्म क्षेत्र में भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो बीकानेर के औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगे। शाकाहारी थाली की लागत में 20% और नॉन वेज थाली में 5% का इजाफा 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच शाकाहारी थाली की लागत में 20% और नॉन वेज थाली में 5% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शाकाहारी भोजन को महंगा बना दिया है। प्याज, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों में तेज उछाल और दालों की 11% वृद्धि से आम आदमी का रसोई बजट बिगड़ रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से सब्जियों की आवक बढ़ने से कीमतों में राहत मिल सकती है। इसके अलावा नई फसल के आने से दालों की कीमतें भी घटने की संभावना है। मूंगफली के गिरते भावों से किसान हताश। समर्थन मूल्य से कम दामों पर हो रही बिक्री। बीकानेर की मूंगफली मंडी में इस बार भी मूंगफली की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन भावों में कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाली इस मंडी में मूंगफली के दाम पिछले साल की तुलना में 2,000 रुपए कम हैं। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी भावों में करीब 1,800 रुपए का अंतर होने से किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मंडी व्यापारी जयदयाल डूडी ने सरकार से भाव स्थिर करने और एमएसपी अंतर कम करने की अपील की है, जिससे किसानों को राहत मिल सके। 1400 लहसुन के दामों में उछाल। कीमतें 500 रुपए किलो तक पहुंची। दोस्तों, लहसुन की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। हाल ही में चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा कृषि मंडी में लहसुन की सबसे ऊंची बोली 91,101 रुपए प्रति क्विंटल लगी। सर्दियों में मांग बढ़ने और पुराने लहसुन की कमी के कारण दामों में और वृद्धि की संभावना है। किसानों ने आगामी समय में लहसुन की कीमतों में और उछाल की आशंका जताते हुए मंडी में इसकी बिक्री कम कर दी है। माना जा रहा है कि फरवरी में नई फसल आने पर ही दामों में कमी की उम्मीद की जा सकती है। भारत पाक सीमा पर मिला पुराना जिंदा बम। सेना ने किया सफलतापूर्वक निष्क्रिय जैसलमेर के तनोट थाना क्षेत्र के खारिया गांव में 23 अक्टूबर को एक चरवाहे को जमीन पर सतह के पास एक जिंदा बम मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने बम को सुरक्षित तरीके से रेत में दबाकर गार्डर बैठा दिया। इसके बाद कोणार्क कोर के बम निरोधक दस्ते ने इसे सुनसान इलाके में ले जाकर रिमोट की मदद से निष्क्रिय किया। बम के सफल डिफ्यूजन के बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली।